नमस्कार दोस्तों, डीपली तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत की नदियां पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं एस्चुरी अर्थात ज्वारनदमुख और डेल्टा क्या होता है। तो एस्चुरी पहले देखते हैं क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं फिगर, आइए हम फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं फिगर, ये देखिए आपका समुद्र है, समुद्र, और ये जो है आपकी नदियां हैं, ये नदियां हैं, और ये जो है आपके मड है मतलब कीचड़, ये जो है आपके मड हैं। और ये लैंड मतलब भूमि है, ये जो सब है ये सब भूमि है। तो आइए इसको हम डिफिनेशन बताते हैं इसकी। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के पानी खारे पानी के साथ मिलता है। अर्थात ये जो नदियों का ताज़ा पानी है, नदियों का ये जो ताज़ा पानी है, ये जो आ रहा है, ये खारा पानी है, ये जहाँ जो मिल रहा है, जो यहाँ मिल रहा है खारे पानी से, ये जो ताज़ा पानी नदियों का, इसी को ज्वारनदमुख कहते हैं। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। कौन कौन सी नदी? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। ये जितनी भी नदियाँ हैं ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। तो आगे आपको बताएंगे डेल्टा। डेल्टा, ये देखिए, ये डेल्टा फिगर जो आप देख रहे हैं ये डेल्टा है। क्या है? डेल्टा। डेल्टा को डिफिनेशन में बताते हैं। जहाँ नदी जहाँ महासागर से मिलती है उसे जगह नदी द्वारा बहाकर, नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्रायः उपजाऊ भूमि का निर्माण करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कौन कौन से? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी डेल्टा का निर्माण करती। कौन कौन सी नदी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी और कृष्णा, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आइए देखते हैं फिर से एक बार। ये जो है आपका, ये जो आपकी नदियां हैं, ये जो नदियां हैं और ये कीचड़ हैं, जो आपके ये सब कीचड़ हैं, ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। और ये त्रिभुजाकार जो होता है, जैसे ये त्रिभुजाकार जो होता है इसी को हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। आगे देखते हैं अपवाह तंत्र। क्या? अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। क्या? ड्रेनेज सिस्टम मतलब नदी तंत्र या अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र बताते हैं क्या होता है। अपवाह तंत्र एक क्षेत्र, अपवाह तंत्र एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। फिर से आपको फिगर दिखाते हैं एक बार। ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं, ये जो छोटी छोटी आपकी धाराएं हैं, ये मिलके एक नदी का निर्माण करती हैं, एक नदी का निर्माण करती हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं वह मुख्य नदी की सहायक नदी होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो होती है ये सहायक नदियां हैं, ये मुख्य नदी है। और अगला क्या है? अगला पॉइंट है अपवाह तंत्र के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? तो एक होता है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो आइए देखते हैं पहले हिमालयी अपवाह तंत्र। ये फिगर आप देखिए, क्या हिमालयी अपवाह तंत्र आप देखते हैं। तो ये सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या? तीन तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र में तीन नदी तंत्र आएंगे जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए देखते हैं पहले ये जो आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हैं इसमें क्या क्या आएगा। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी जो आपके प्रायद्वीप से निकलती हैं। तो सिंधु नदी के बारे में आइए देखते हैं। तो पहले हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में आपको बताएंगे। तो हिमालयी में देखिए आपका कौन सा था? सिंधु नदी तंत्र। क्या? सिंधु नदी तंत्र। तो आपको पहले सिंधु नदी तंत्र आइए बताते हैं।
सिंधु नदी किन दो देशों से होकर बहती है? तो आपका उत्तर है चीन, पाकिस्तान और भारत। किससे किससे? चीन, पाकिस्तान और भारत। किससे? चीन, पाकिस्तान और भारत से होकर के बहती है, आपको याद रखना है। और चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है। किसका? ये जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम स्थल होता है। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख के दम चौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। आइए हम आपको समझाते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, कितना है? 2880 किलोमीटर है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है लेह शहर? ये देखिए दाएं तट पर स्थित है, सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। ये देखिए दाएं तट पर स्थित है। और क्या बोला गया था, कहाँ से कहाँ तक बहती है? ये बहती है चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील। तो आपका ये जो है यहाँ से जो निकलती है, फिगर के माध्यम से आप समझिएगा। ये देखिए तिब्बत से निकलती है, यहाँ देखिए, और ऐसे चली जाती है यहाँ। फिर ये अरब सागर में ऐसे पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। और अगला पॉइंट क्या है? और कराची से पूर्व अरब सागर में मिल जाती है इस नदी और लेह। यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं। अगला पॉइंट है सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। कौन कौन सी? ये देखिए चेनाब मिलती है और झेलम मिलती है, रावी मिलती है, व्यास मिलती है और सतलज मिलती है। तो आइए देखते हैं चेनाब नदी जो है यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपकी चेनाब है। और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 K12 दर्रे से होता है। किससे होता है? इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? K12 लारा दर्रे से होता है। अगला है हिमाचल प्रदेश की इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है। हिमालय प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे वहाँ चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। आगे जाकर यह नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें केवल झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। झेलम नदी के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर घाटी के बैरीनाग। कहाँ से? कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। यह नदी 170 किलोमीटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? चेनाब नदी में। आइए रावी नदी के बारे में बताते हैं। तो जो रावी नदी आपकी है, यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। क्या? ये सब जितनी भी पढ़ा रहे हैं सब चेनाब की सहायक नदियाँ हैं। सतलज नदी के बारे में ये देखते हैं। यह नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती हुई और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर, कहाँ? पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी होना चाहिए था। चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ? चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। हर जगह टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी।
यहाँ चेनाब में मिलने से पहले क्या, चेनाब में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी चेनाब नदी में मिलने से पहले, ये जो आपका चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर के मिल जाती है क्या, चेनाब में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर के मिल जाती है। तो आइए व्यास नदी देखते हैं। व्यास नदी जो आपकी है वो रतनगढ़ से निकली हुई व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से बहते हुए पंजाब के हरीके सतलज नदी में मिल जाती है क्या। तो देखते हैं फिर से व्यास नदी आपको दिखाते हैं। ये जो है आपकी, ये जो व्यास नदी है आपकी, व्यास नदी है, ये जो है ये कुल्लू घाटी से होते हुए, कहाँ से, कुल्लू घाटी होते हुए बहते हुए पंजाब के हरीके सतलज नदी में मिल जाती है। यहाँ पे सतलज है जो आपकी, आगे देखिए यहीं मिल रही है, ये ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे आके मिल गई, ये सतलज है और ये व्यास है, फिर यहाँ से मिल जाती है। आइए आगे देखते हैं। हरीके क्षेत्र में जो हमने व्यास और सतलज नदी के संगम की बात की है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है आपकी, ये जो है ये इंदिरा गांधी नहर है, ये इंदिरा गांधी नहर है। ये पंजाब, ये जो है आपकी पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी सबसे अधिक लंबाई है कितनी, 470 किलोमीटर, कितनी, 470 किलोमीटर। आगे देखते हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर से जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है, तब यह चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक यह पांचों नदियों यहाँ एक होकर आगे बढ़ती हैं। पांचों नदियाँ जब मिल जाती हैं तो यहाँ एक होकर के आगे बढ़ती हैं। सिंधु जल समझौता जो आपको, इसके बारे में आपको बताते हैं। आपको ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था। कब, 1960 में। किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। तो इसमें, इस संधि में क्या है, इस समझौते के अनुसार इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। किसको किसको, भारत के पास कौन कौन है, तो रावी है, सतलज है और व्यास, और 3 पाकिस्तान को कौन कौन सी, सिंधु, चेनाब और झेलम, ये पाकिस्तान के नियंत्रण में है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में आइए बताते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525, कितनी, 2525 किलोमीटर, कितनी, 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत की इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर, बाकी बांग्लादेश में है। भारत में कितनी, 2071 किलोमीटर भारत में बहती, बाकी यह बांग्लादेश में बहती है। सटोपात हिमानी से निकली, ये सटोपात नहीं है बल्कि संतोपंत है। क्या, संतोपंत। हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या, इसका संयुक्त रूप गंगा के रूप में जाना जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या, ये संतोपंत हिमानी से निकलती हुई अलकनंदा, ये जो आपकी अलकनंदा नदी है, क्या है,
ये आपकी अलकनंदा नदी है और ये जो है ये भागीरथी नदी है जो गौमुख से निकलती है। यहाँ आके देवप्रयाग में जब मिलती है तो क्या गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है, क्या गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। और अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी? पिंडारी नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडारी नदी जो है आपकी वो अलकनंदा को कर्णप्रयाग, कहाँ? कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। तो आइए देखते हैं पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में। तो पिंडार नदी कहाँ है आपकी? ये है जो ये पिंडार नदी है और अलकनंदा ये यहाँ है। ये कहाँ आके मिलती है? ये कर्णप्रयाग में मिलती है। और मंदाकिनी नदी आपकी कहाँ है? ये है। और ये अलकनंदा कहाँ है? ये है। तो ये आके रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। देखिए आपको मैप से अच्छे समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, सब आपको याद हो जाएगा। तो आइए अगला टॉपिक है प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? ये जो आपका केदारनाथ मंदिर है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और ये बद्रीनाथ मंदिर ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये आपको याद होना चाहिए। अगला है उत्तराखंड से निकली हुई गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का पर यह दो धारा में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। ये जो है ये यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से और ये उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में हुगली, यहाँ दो धाराओं में बढ़ जाती है। क्या? दो धाराओं में यहाँ बढ़ जाती है हुगली और मुख्य धारा जो आपकी है वो भागीरथी। क्या है? हुगली, ये जो है आपकी हुगली और भागीरथी। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। क्या? भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई यह पद्मा ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है से मिल जाती है और संयुक्त रूप से जिसे मेघना कहा जाता है के रूप में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो आप फिर से एक बार मैप देखिएगा, ये है अब मैप। ये देखिए पद्मा नाम इसका हुआ, फिर ब्रह्मपुत्र ये जो हुआ, फिर ये बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है? यमुना, खुशी, सोंग, गोमती, दामोदर, घाघरा जिसको सरयू भी बोलते हैं, गंडक, रामगंगा। कौन कौन सी? ये देखिए आपकी है कौन कौन सी? यमुना, आपकी यमुना कहाँ है? ये देखिए ये अच्छा आगे बताते हैं। ये जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या? यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपसे कोई पूछेगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो वो यमुना है। उत्तराखंड के बंदर की चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है यमुना? यमुनोत्री हिमानी से। और ये कहाँ यमुनोत्री हिमानी है? ये उत्तराखंड के बंदर की चोटी पर स्थित है। यही नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये देखिए आपकी यहाँ से निकलती है। जो यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या था? यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। क्या? कालिंदी नदी। यमुना का कोई पूछेगा प्राचीन नाम तो वो आपका कालिंदी नदी है। और यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये है यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेतवा है, चंबल है, केन है। कौन कौन सी? बेतवा, ये आपका बेतवा है, ये चंबल है और ये केन है। किसकी सहायक नदी? इसकी। चंबल नदी जो है ये नदी चंबल जो है ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मह क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ जाके देखिए यहाँ से निकलती है और
ये बहती हुई यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर। आइए देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। इससे कहाँ मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। तो आइए देखते हैं, ये मिलती है, ये देख लीजिए आप मैप, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं, जहां सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। आइए देखते हैं कोसी नदी। क्या? कोसी नदी। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो आपकी कोसी नदी है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा से मिल जाती है। कहाँ? ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और ये कहाँ गंगा से मिलती है? तो ये कटिहार में मिलती है। कटिहार में, बिहार का एक जिला है कटिहार, वहाँ जाके मिलती है। आइए देखते हैं दामोदर नदी। क्या? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी, कहाँ से? हुगली नदी। हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। तो बंगाल का अभिशाप अगर आपसे पूछेगा तो वो कौन सी नदी होगी? दामोदर नदी होगी। और अभी ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। तो जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो वो आपकी है ये दामोदर नदी। आइए देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी, इस नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित पीलीभीत स्थित जिसे फूलर झील भी कहते हैं। और ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। किससे? मैदान से। तो आइए देखते हैं सोन नदी। सोन नदी जो आपकी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी, सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। क्या करती हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ। ये जो है आपकी, ये देखिए आपकी कैमूर की पहाड़ी है। और ये जो आपकी ये सोन नदी है, ये आपकी सोन नदी है। और ये आपकी यमुना नदी है। ये आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। इनके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर के मिलती है। आइए देखते हैं, ये जो है गंगा नदी से महत्वपूर्ण पॉइंट। गंगा नदी कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर के मिलती है? तो ये बाएं तट पे कौन सी मिलती है? तो ये आपकी नदी हो गई गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। और दाएं तट पे कौन सी हो गई? यमुना, सोन और टॉन्स। यमुना, सोन और टॉन्स नदी, ये जो है आपकी दाएं से मिलती है। और गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी ये आपकी बाएं से आके मिलती हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। कौन सा शहर है? ये कानपुर आपका है। ये गंगा नदी के प्रवाह तंत्र जो हैं कौन कौन से? गंगा नदी के प्रवाह का क्रम ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। तो आज का इतना ही, ये पार्ट फर्स्ट था आपका। मिलते हैं इसके आगे की अगली पार्ट 2 लेके आएंगे दूसरे दिन। आप तब तक इतना तैयार करिए। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।